हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्सरसाइज में हमने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व भी किया था और आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। 1 to 5 में या इस पूरे चैप्टर में बस यही है कि आप किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उतना आपको रिएक्शन को लिखने में, उसको बैलेंस करने में आसानी होगी। ठीक है, और सबसे पहले ये जरूरी है कि आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी याद रखें। अगर आप वैलेंसी याद रखेंगे तो फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, बना करके वहां पे लिख सकते हैं। बैलेंस करना तो हीट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना है, तो आप मतलब 2 बार 3 बार ट्राई करके उसको बैलेंस तो कर ही देंगे, बट फॉर्मूला सही होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो फिर आप आराम से किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को केमिकल फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो कैसे बनेगा, बनाने के मेथड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किस तरह से केमिकल फॉर्मूला को आप बनाएंगे, किस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं, आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूले को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आसानी से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला को ही बनाना सीख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे कुछ सिंबल लिख रखे हैं और उनकी वैलेंसीज भी लिख रखे हैं। जैसे देखिए, बोरॉन, बोरॉन का होता है 3, कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए इसमें जो चीजें नहीं लिखी गई हैं। बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 2। ठीक है, फिर लिथियम, लिथियम का होता है 1। फिर हीलियम, हीलियम का होता है 0। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। तो वैसे बेरिलियम, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2। तो ये सारी जो वैलेंसीज हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला या कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होगा उसको आसानी से आप बैलेंस कर पाएंगे, फॉर्मूला को आराम से लिख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ और भी मॉलिक्यूल्स और कुछ रेडिकल्स हैं, ये सारे, इनके हमने भी फॉर्मूला लिख रखे हैं, उनकी वैलेंसीज लिख रखी हैं। तो वैलेंसीज यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वो आपको खुद समझना है। कोई भी रेडिकल्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स होंगे, उनके ऊपर जो प्लस चार्ज या जो भी माइनस चार्ज रहेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जो भी प्लस का चार्ज हो या जो भी माइनस का चार्ज हो, उसके ऊपर जो प्लस या माइनस चार्ज है वही उसकी वैलेंसी हो गई। जैसे देख लीजिए, क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी है Cl। ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड की यहाँ पे लिखा गया है Cl माइनस, तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। वैलेंसी कभी भी माइनस में नहीं होता है, पॉइंट में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। 0 हो सकता है, इट विल बी 0 बट नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। वैलेंसी हमेशा जो होता है, हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, क्लोराइड, देखिए क्लोराइड का सिंबल है Cl और उसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। इट मीन क्लोराइड की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। माइनस लगा है तो माइनस आपको नहीं देखना है, केवल कितना माइनस है या कितना प्लस है वो देखना है आपको। तो क्लोराइड के लिए हो गया सिंबल Cl और उसके ऊपर चार्ज लिखा गया है -1, यानी इसकी वैलेंसी है 1, -1 नहीं, केवल -1। फिर
ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की होती है Br माइनस। ब्रोमाइड का जो सिंबल है वो Br होगा और इस पे जो चार्ज लिखा गया है वो -1 लिखा गया है, तो इसकी वैलेंसी -1 नहीं होगी, केवल 1 होगी। आयोडाइड, इसकी वैलेंसी 1। नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी देखिए -1 लिखा हुआ है चार्ज, तो -1 नहीं केवल 1। नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और NO3 के ऊपर -1 चार्ज दिख रहा है, यानी इसकी वैलेंसी 1। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सिंबल हमने लिख रखा है HCO3, तो इसकी वैलेंसी होगी 1, -1 नहीं केवल 1। ठीक है, उसके बाद पर मैग्नेट MnO4 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी 1। साइनाइड Cn माइनस, इसकी वैलेंसी 1। उसी तरह से क्लोरेट, तो ये सारी हमने वैलेंसीज लिख रखी हैं। कुछ और भी वैलेंसीज होती हैं जो हमने नहीं लिखा है, उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो एक हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड के लिए होता है H माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। उसके बाद एक और होता है हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सिंबल होता है OH माइनस, तो इसकी वैलेंसी हो गई कितनी 1, -1 नहीं केवल 1। उसके बाद एक और होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट, इसके लिए सिंबल होता है PO4 -3 ऐसा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी केवल 3, -3 नहीं केवल 3। उसके बाद होता है बोरेट, बोरेट के लिए सिंबल होता है BO3 और -3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, -3 नहीं 3। ठीक है, उसके बाद होता है एक क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमेट की वैलेंसी मतलब सिंबल हम लिखेंगे CrO4 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, तो इसके सिंबल हम लोग लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो इस तरीके से ये सारे सिंबल्स हैं और उनकी वैलेंसीज हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सवालों को समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपको फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको याद है तो आप आराम से फॉर्मूला लिख सकते हैं। और जहां भी आपने फॉर्मूला लिख लिया, फिर आपको केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस करने की बात आएगी तो फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो आप उसको बना सकते हैं, पहले रफ में बना करके फिर वहां फॉर्मूला लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले कुछ फॉर्मूले आपको हम लिख के बता दे रहे हैं, उस हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला काफी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला बनाना है, हमको नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको खुद से लिखना है इसका फॉर्मूला। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए कि कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, देखिए इसमें Ca। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो 2 लिख दीजिए। OH, देखिए इसमें OH कहीं लिखा हुआ है, OH यस हाइड्रोक्साइड, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो इसके नीचे हमने 1 लिखा। अब जब ये दोनों मिलेंगे आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी वैलेंसी जो होती हैं इंटरचेंज हो जाती हैं। इंटरचेंज होने का मतलब है कि इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी। आ रही बात समझ में, यानी जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए Ca नीचे 1 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि OH की वैलेंसी 1 है, -1 नहीं, यहाँ पे -1 होता है लेकिन वैलेंसी हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है, पॉइंट नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, माइनस नंबर नहीं होता है, वैलेंसी हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए, और OH
तो OH की वैलेंसी, ये कैल्शियम की वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे OH तो है ही, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, ऐसे। ठीक है, वन लिखा नहीं जाता है, वन को हम लोग लिख कर दिखाते नहीं है, तो यहाँ वन है ना, तो उसको हम लोग लिख कर दिखाएंगे नहीं, बस CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगली बात समझ में। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला काफी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और आपको याद नहीं है तो जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे नहीं याद है तो आप बना के वहां पे फॉर्मूला लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वही तरीका हम लोग फिर से अपनाएंगे। कैल्शियम का होता है क्या, Ca, और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CO3 माइनस। देख लीजिए कार्बोनेट, देख लीजिए कहीं दिख रहा है, कार्बोनेट 2 माइनस होता है उसके लिए, देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बोनेट CO3 2 माइनस। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो 2 माइनस तो होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, इसकी वैलेंसी हो गई 2 और इसकी भी वैलेंसी हो गई 2। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Ca2 CO3 का होल ट्वाइस, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, CaCO3। आई बात समझ में। जैसे हमको अभी बनाना है कैल्शियम सल्फेट, ये जरूरी नहीं कि ये होता है कि नहीं, हमको बस फॉर्मूले से मतलब है कि हम लोग कैसे फॉर्मूले को बनाते हैं। कैल्शियम सल्फेट होता है, नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नहीं होता है, इससे हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम के लिए Ca, सल्फेट के लिए SO4 2 माइनस। जब ये दोनों मिलेंगे तो देखिए अब वैलेंसी दोनों को लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 और इसकी भी वैलेंसी 2। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा CaSO4, केवल SO4, 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट गया, केवल CaSO4। मान लीजिए आपको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सोडियम का सिंबल लिखिए, सोडियम का सिंबल है Na और इसकी वैलेंसी 1। बाइकार्बोनेट, देखिए बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए पहले खोजिए इसमें बाइकार्बोनेट कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें बाइकार्बोनेट लग रहा है कहीं दिखा नहीं है, कोई बात नहीं, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 और इस पे -1 होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 और CO3 के ऊपर -1 रहेगा, तो इसकी वैलेंसी यहाँ तक वैलेंसी हम लोग लिखेंगे 1 इसके भी, और जब 1 1 कैंसिल हो गया क्या बचेगा NaHCO3, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए तभी बना पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पोटासियम डाइक्रोमेट, अब पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो आपको आता नहीं होगा तो फिर बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे पोटासियम डाइक्रोमेट, देखिएगा पोटासियम का सिंबल क्या होता है K और डाइक्रोमेट का सिंबल क्या होता है, देखिए खोजिए डाइक्रोमेट का सिंबल, देखिए यहाँ है डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस, पोटासियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1 और Cr2O7 की वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो फिर ये नहीं रहेगा, यहाँ पे वैलेंसी तो हमने नीचे लिख दिया। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा K2 और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो बनेगा Cr2O7, ये हो गया पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है,
तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पहले उसका सिंबल पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है Mg की वैलेंसी 2। फिर सल्फेट की वैलेंसी SO4 इसका सिंबल है और 2 इस पे माइनस रहता है यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। जब दोनों आपस में मिलेंगे रिएक्शन करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? MgSO4। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाना है तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल जानना होगा, हाइड्रोक्साइड का सिंबल जानना होगा, फिर उसकी वैलेंसी जाननी होगी और फिर आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था मैम साइड हट के पढ़ाइए, तो देख लीजिए आपको सही से दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH -1। तो हाइड्रोक्साइड का -1 यानी इसकी वैलेंसी 1 हो गई। Mg की वैलेंसी खोज लीजिए आप 2 होती है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये 2 इसके पास चला जाएगा और ये 1 इसके पास, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप अगर इन सारी चीजों को याद रखते हैं, सिंबल और उसके वैलेंसीज, तो आप कोई भी फॉर्मूला बड़े ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। और जब फॉर्मूला आप बना लेंगे तो उसको आसानी से आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस करने आता है तो मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो फिर आप केमिकल इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने आपको एक्सरसाइज में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद बैलेंस करेंगे, उसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, बस आपको आगे कोई नंबर ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई करके आपको उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम बता दे रहे हैं आपको। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में है, लगभग सारे क्वेश्चन जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, बैलेंस करना भी हमने बताया था, लेकिन यही इक्वेशन नहीं बताया गया था, इसीलिए आपको हम ये बैलेंस करना सिखा देंगे। ठीक है, बाकी जितने भी उसमें टॉपिक्स पूछे गए हैं, जितने भी डिफिनीशंस पूछे गए हैं, लगभग सारे के सारे डिफिनीशंस चैप्टर पढ़ाते समय हमने डिस्कस किया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हमको ये चीज रखनी पड़ेगी, ये चीज हम आपको इरेज करके बता दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया कि आप कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये हमने आपको बता दिया फॉर्मूला लिखने का तरीका। और ये हमने आपको दे दिया है कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं, उसकी वैलेंसीज क्या होती हैं। ये सारे जो हैं इनको तो हम लोग एलिमेंट नहीं कहते हैं, ये तो सारे खुद में ही एक कंपाउंड है, तो इनका भी हमने फॉर्मूला लिख रखा है और वैलेंसीज लिख रखी है। तो ये सारे देखिए वैलेंसीज हमने बताया है कि जो भी प्लस या माइनस चार्ज है वही उसकी वैलेंसीज हो जाएंगी। ये नहीं कि -1 है तो -1 वैलेंसी होगी, +1 है तो +1 वैलेंसी होगी, ऐसे नहीं होता। ये है कि जो भी उस कंपाउंड के ऊपर जो भी प्लस का चार्ज है, जो भी माइनस का चार्ज है, वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जैसे अभी हमने बनाया है फॉर्मूला लिखने के लिए, उसी तरह आप लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3 प्लस वाटर, वाटर के लिए होता है H2। देख लीजिए सारी चीजें बैलेंस हैं। Ca1 Ca1 C1 C1 O3, तो ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होगा यहाँ पे, तो CaCaH2
ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन, और इधर भी 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन, वो बैलेंस है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक जिंक का हो जाएगा Zn, सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस कॉपर, तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा Cu, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या होगा इसका, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ओहो, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और फिर ये जो एल्यूमिनियम नहीं होगा, ये गलती हो गया है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर होगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो ये क्या हो गया Zn, जिंक के लिए Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3, क्योंकि नाइट्रेट का भी हमने आपको बताया NO3 होता है, और सिल्वर, तो सिल्वर के लिए हो गया Ag। अब आपको ये देखना है यह जो है बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए Zn 1 है, Zn 1 है, ठीक है, NO3 1 है, NO3 भी 1 है, ठीक है, Ag और Ag, तो ये Zn, Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, यानी जिंक नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस होगा, क्योंकि Zn जो होती है उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए। अब आपको ये देखना है कि यह फॉर्मूला जो है बैलेंस है कि नहीं है, तो Zn की वैल्यू 1, इधर भी Zn की वैल्यू 1, यहाँ पे Ag 1, तो Ag उधर भी 1 है, बैलेंस है। NO3 यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आप 2 लगाएंगे यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब देख लीजिए Zn 2Ag, तो 2Ag, NO3 की संख्या 2, NO3 की संख्या 2, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे का भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसलिए नीचे वाले का ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे ना इसके नीचे अब जगह नहीं बच रहा ताकि आपको दिखाई पड़े, तो इस थर्ड वाले का मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ और फोर्थ वाले का मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ आएगा आपको। चलिए, या थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड is equal to एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। अब यहाँ पे इसका हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम का तो हो जाएगा क्या Al, तो हमने Al लिखा, प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला आता है CuCl2, इसलिए देखिएगा फॉर्मूला कैसे आ गया, तो Cu और Cl, तो Cu की वैलेंसी होती है 2 और Cl की वैलेंसी होती है 1, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा Cu1, ये 1 यहाँ आ जाएगा और 2 Cl2, यानी कॉपर क्लोराइड की फॉर्मूला कितनी हो गई, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया CuCl2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl2, ठीक है। एल्यूमिनियम, तो फिर कुछ गड़बड़ है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड छुटा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, इधर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए Al,
एल्युमिनियम का तो Al होता है, और क्लोराइड का देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, एल्युमिनियम और Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और Cl की वैलेंसी होती है 1। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, Al1 और Cl3। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो इसका लिखेंगे AlCl3 प्लस कॉपर, तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, Cu। अब आपको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो देखिए बैलेंस है। Al वहां यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 ही है, तो Al बैलेंस हो गया। Cu 1 है तो Cu यहाँ भी 1 ही है, बैलेंस है। Cl2 है और यहाँ पर 3 है, बस Cl2 जो है वो आपका बैलेंस नहीं है, मतलब क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन को आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या है 3। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीजें बराबर हो सकती हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ अगर हम यहाँ 3 से इंटू कर दें यहाँ पे, तो इधर जो क्लोरीन 3 था वो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने 3 से कर दिया, तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और कॉपर की संख्या 3 हो गई। तो अब तो कॉपर पहले बैलेंस था, अब कॉपर भी डिसबैलेंस हो गया, तो कॉपर को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, अब उसके चक्कर में आपका कॉपर भी डिसबैलेंस हो गया, तो कॉपर को 3 करने के लिए यहाँ कॉपर तक 3 कर लेंगे, तो कॉपर तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन इधर कितनी हो गई 6, तो इधर 3 ही है तो उधर भी 6 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 से इंटू कर दीजिए आप, तो यहाँ 2 इंटू 3 6 हो गया, यहाँ 3 इंटू 2 6 हो गया। लेकिन अब एल्युमिनियम बराबर नहीं है, तो एल्युमिनियम को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ हमने 2 कर दिया, एल्युमिनियम भी बराबर हो गया। इसका हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। K2SO4 इसलिए कि K की वैलेंसी 1 होती है और SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो SO4 की वैलेंसी इसके पास आ गई है और इसकी वैलेंसी इसके पास चली गई है। इधर क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4 प्लस पोटासियम क्लोराइड, तो पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl। अब आपको देखना ये है कि क्या यह जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं, केमिकल इक्वेशन फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए बेरियम 1 है, राइट साइड में भी बेरियम 1 है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट में 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। SO4 इधर 1 है, SO4 इधर भी 1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन और पोटेशियम ये दोनों बैलेंस नहीं है, उनको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए K2 इधर K2 है और इधर K1 है, तो हम लोग यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, तो K2 हो गया। फिर क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, तो अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2 से इंटू किया, K की संख्या भी 2 हो गई और क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई, यानी यह जो केमिकल इक्वेशन है BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl, यह जो केमिकल इक्वेशन है पूरी तरीके से बैलेंस है। इसलिए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ कंपाउंड लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। आपको पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाना है और उसके बाद उसके टाइप के बारे में भी आपको बताना है, यह किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेशियम का होता है K और ब्रोमाइड के लिए हम लोग जोड़ते हैं Br, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम के लिए फॉर्मूला होता है Ba और I के लिए होता है I, लेकिन बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और आयोडीन की वैलेंसी होती है 1, तो बेरियम आयोडाइड की
मतलब आई की वैलेंसी इसके पास, और बेरियम ये हो जाएगा BaI2 यानी बेरियम आयोडाइड। उसके बाद गिव्स आउट में क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा KI, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है तो KI ही रह जाएगा। बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड के लिए हो जाएगा BaBr। अब देखिए Ba की वैलेंसी 2 और Br की वैलेंसी 1, तो Ba की वैलेंसी 2 है तो वो यहाँ आ जाएगी, Br की वैलेंसी 1 है तो 1 यहाँ पे लिखी नहीं जाती है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि यह जो इक्वेशन दिया गया है यह बैलेंस है या नहीं है। तो देखते हैं पहले के रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। Br रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 है, तो इसका मतलब है कि यह जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है यह बैलेंस नहीं है। तो आप इसको बैलेंस बनाएंगे अपने मन से, किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में 2 3 4 5 नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम लोग बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए पहली बात Br की संख्या इधर 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो हम लोग Br को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे या Br के आगे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। इसका मतलब है कि ब्रोमीन 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, तो इधर तो पोटेशियम 1 है, इधर पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी प्रोडक्ट में भी पोटेशियम की संख्या आपको 2 करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, इसके आगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दिए। तो अब देखिए क्या हो गया, पोटेशियम की संख्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, ब्रोमीन की संख्या रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, बेरियम की संख्या रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, आयोडीन की संख्या रिएक्टेंट में 2 और इस 2 की वजह से प्रोडक्ट में भी 2 है, इसलिए यह जो है रिएक्शन क्या हो गया, इक्वेशन जो है क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यह किस तरह का केमिकल इक्वेशन है, आपको यह भी किस तरह का केमिकल रिएक्शन है या किस तरह का केमिकल रिएक्शन है इसको आपको बताना भी पड़ेगा। तो किस तरह का केमिकल रिएक्शन है देख लीजिए, यहाँ पे 2 आयन जो हैं अपने जगह को चेंज कर रहे हैं, इसलिए यह जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कैसा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बगल में लिख देते हैं यहाँ पे या यहीं पे लिखते हैं, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक के लिए क्या होता है, Zn, और Zn की वैलेंसी कितनी होती है, Zn की वैलेंसी हो जाती है 2। फिर कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, वो भी 2, तो 2 2 कट जाएंगे बस ZnO3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सबका फॉर्मूला याद है, बस आपको लिखना है। रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब यही है कि आप सबके फॉर्मूले लिखते जाइए, फॉर्मूला जब आप लिख लेंगे तो बाद में उसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, लिखना भी है तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, या तो उसका मेथड पता होना चाहिए। मेथड अभी हमने आपको बताया है और हमको लग रहा है कि आपको थोड़ी चीजें अब आसानी से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब देखना ये है कि ये बैलेंस है कि नहीं है, देख लीजिए Zn रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, कार्बन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी 2 और यहाँ पे 1 3 है, तो ये तो बिल्कुल बैलेंस है। और ये किस तरह का रिएक्शन है आपको बताना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट था और टूट करके ब्रेक होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब एक कंपाउंड टूट करके 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इट इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यह क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा H2, क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा Cl2, दोनों गैस के फॉर्म में हैं और बन क्या रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl।
देखिए कि क्या यह बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से इनटू कर देंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, तो ये बैलेंस हो गया। अब ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है आपको बताना पड़ेगा। तो यह जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो दोनों जो है मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। 4 मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिएगा, मैग्नीशियम के लिए Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन तो H2। अब आपको ये देखना है कि यह जो है रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। Mg रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं हुआ, बैलेंस रिएक्शन नहीं हुआ। कोई एक भी अगर डिसबैलेंस है तो फिर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो ये तो हो गया कि बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो अब आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ H की संख्या 1 है और प्रोडक्ट में H की संख्या 2 है, और प्रोडक्ट में Cl की संख्या 2 है और रिएक्टेंट में Cl की संख्या 1 है, तो हम लोग यहीं से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल सब क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यह जो है केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बताना यह है कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो यह जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम लिखेंगे इट इज, देखिए क्या हो रहा है, Mg जो है, Mg देख लीजिए, Mg जो है डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम HCl। Mg HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद चला गया है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 8 अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो ये जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय हमने इसका डेफिनेशन भी आपको लिखवाया हुआ था, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन आप वहां से देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता दे रहे हैं, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज respiration considered as an exothermic reaction। ठीक है, respiration, what is the meaning of respiration? respiration breathing, सांस लेना और सांस छोड़ना, that is called respiration। तो respiration जो है इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमने आपको बताया था, इन विच रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट जो होता है बाहर निकलता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने आपको बताया भी था कि जहां प्रोडक्ट में हीट लिखा हो प्लस में वो एक्सोथर्मिक है, और जहां प्रोडक्ट में हीट माइनस में लिखा हो वो इंडोथर्मिक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, rice potato bread that we eat contain starch. On digestion it breaks down into glucose. The air we breathe during respiration oxide glucose into respiration, it oxide glucose into carbon dioxide and water with liberate of heat which provide our body with the required energy. Hence respiration is considered as an exothermic reaction। देखिए इसमें यही कहा गया है
कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ब्रेड हो, पोटैटो या जो भी चीजें हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है और जो हम लोग सांस के थ्रू एयर अंदर लेते हैं, तो जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं तो एयर का जो ऑक्सीजन होता है उसे ये जो भी खाना हम लोग खाते हैं और ये जब डाइजेस्ट होता है तो ये ब्रेक हो जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज, द एयर वी ब्रीथ इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्साइड्स ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, उस खाने में एनर्जी होती है, तभी तो हम लोग को कहा जाता है कि भाई खाना नहीं खाएंगे तो हमको काम करने की एनर्जी कहां से मिलेगी, यानी खाने में एनर्जी है। जब आप लोग खाना खाते हैं तो वो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें से ग्लूकोज जो होता है, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया खाने का, तो उसमें से ग्लूकोज बाहर निकलता है। ठीक है, और वही ग्लूकोज जब बाहर निकलता है, जब हम लोग एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद लिबरेशन ऑफ हीट। कहने का मतलब कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो भी सांस के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो यह जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। मतलब ग्लूकोज ही जब ब्रेक हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज चेंज होता है उसी समय काफी मात्रा में एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है, बाहर निकलती है और यही हीट जो होती है हमको काम करने के लिए ताकत देती है, एनर्जी देती है। ठीक है, इसीलिए कहा अगर हम सांस नहीं लेते, मान लीजिए हम अगर सांस नहीं लेते तो खाना पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज बना हुआ है फिर उसका तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, क्योंकि उसको सांस के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाता है और तब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उस समय ग्लूकोज जो होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है और फिर काफी मात्रा में हीट बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है। यही हीट एंड एनर्जी हमको काम करने के लिए ताकत देता है। तो रिस्पायरेशन इसीलिए कहा जाता है कि रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब ऑक्सीजन अंदर जाता है सांस के थ्रू तभी ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वह CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है, साथ में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी बाहर निकलती है। वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, क्वेश्चन ये है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का डेफिनेशन बस लिख देना है। ठीक है, और दोनों का डेफिनेशन लिख देना है, तो दोनों का डेफिनेशन आप लिख लेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको कि आपको एक एक एग्जांपल भी देना है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि रिएक्शंस, एक कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक होता है और 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन कंपोजिशन में क्या, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2-3 कंपाउंड आपस में मिलकर और एक बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, 2 कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, एक कंपाउंड टूटता है और 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही ना हुए, तो आपको क्या करना है, दोनों का बस डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन फॉर decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने आपको जब फोटोकेमिकल रिएक्शन वगैरह बताया था उस समय बताया था
इसलिए हम इसको भी नहीं बताएंगे। हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हालांकि हमने बता दिया था, और हमने एक एग्जांपल दे रहा था, जब हम दूध में, मिल्क में नींबू का जूस ऐड करते हैं तो जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, नींबू का जूस और जो मिल्क होता है दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, और जो नया सब्सटेंस बन के सामने आता है वही प्रेसिपिटेट होता है, वो सॉलिड होता है। तो कह सकते हैं कि व्हेन टू क्लियर लिक्विड मिक्स टुगेदर एंड ए सॉलिड इज फॉर्म, जब दो लिक्विड को आप एक साथ मिक्स करते हैं और एक सॉलिड जो है प्रोडक्ट के रूप में बनकर सामने आता है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, सारे के सारे तो नहीं बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख रखा है, BaCl2 plus Na2SO4 is equal to BaSO4 plus 2NaCl। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। और 16 क्या है क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको डिफाइन करना है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हमने जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको डिफाइन करके उसका डेफिनेशन भी बताया था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आपने लिखा ही होगा उससे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black। तो ये वाला हम करवा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने बता दिया था, 17 देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है नीचे, तो अगर दिख रहा हो तो हम क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप बुक से देख लीजिएगा, बस उसका हम आंसर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो आंसर देखिए, द एलिमेंट X must be copper, must be copper, must be copper। यहां से लिखते हैं, द एलिमेंट X must be copper because copper is brown। BROWN, brown in color। Which on heating, which on heating combine with air, combine with air and form copper oxide, and form copper oxide, oxide which is black in color, which is black in color। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 2Cu प्लस O2 यहाँ पे हीट किया गया तो बन गया 2CuO। तो सवाल ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट है X, उसका नाम X दिया गया है, जो ब्राउन कलर का है, और जब उसको एयर के प्रेजेंट में हीट किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
तो उस एलिमेंट एक्स का नाम बताना है, ठीक है। तो हमने वो हमारा एलिमेंट क्या है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, और जब उसको हम लोग एयर के प्रेजेंट में हीट करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो हमारा ब्लैक कलर का एलिमेंट है वो क्या है, सॉरी, जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर है, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर हीटिंग, उसको हम लोग कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। 18 जो है, 18 नंबर क्वेश्चन आपने देख लीजिए अपनी अपनी बुक में। व्हाई डू वी अप्लाई पेन ऑन आयरन आर्टिकल्स? जो लोहे की चीजें होती हैं, लोहे के सामान होते हैं, उस पे हम लोग पेंट क्यों चढ़ाते हैं? ये सारे लोग जानते होंगे, सबके घर में लोहे की चीजें देखने को मिलती हैं, और सारे लोग उस पे पेंट इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो कॉरिजन से बचा रहे, उसका रस्टिंग ना हो। लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, रस्टिंग एंड कॉरिजन। रस्टिंग, कॉरिजन, या एक और हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें रेंसिडिटी, ठीक है। तो लोहे के आर्टिकल पे हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं? कॉरिजन से बचाने के लिए, या कहा जाए रस्टिंग से बचाने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम लोग लोहे के आर्टिकल पे पेंट लगाते हैं तो लोहे का जो कांटेक्ट होता है एयर से वो हो नहीं पाता है, और वो रस्टिंग से बचा रहता है। इसीलिए लोहे के आर्टिकल पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, oil and fat containing food items are flashed with nitrogen white। जो खाने की चीजें होती है जिसमें ऑयल होता है, फैट्स होता है, उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लैश क्यों किया जाता है? तो हमने आपको जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो खाने की चीजें होती हैं जैसे कुरकुरे, टकाटक, या और भी बहुत सारे चिप्स वगैरह आते हैं, उन सारे में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि खाने की जो चीजें हैं, खाने वाले जो सब्सटेंस है, उनको रेंसिडिटी से बचाया जा सके। उसमें अगर ऑक्सीजन किसी भी तरीके से पहुंच जाता है तो खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद खाना जो होता है खराब हो जाता है, उसका बैड स्मेल आ जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो खाने को रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फ्लैश किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉरिजन एंड रेंसिडिटी। तो जब हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय दोनों का डेफिनेशन हमने लिखवाया था, रेंसिडिटी एंड कॉरिजन। वैसे अगर आप नहीं थे उस समय तो थोड़ी सी हम आपको बता दें, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी जो होता है, जब खाने में जो ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद खाने का टेस्ट बदल जाता है, बैड स्मेल आने लगता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। कॉरिजन क्या कहते हैं होता है, कॉरिजन जो होता है जैसे लोहे पे जंग लगना, कि कोई भी मेटल जब खुले हवा में, खुले एटमोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो वो एयर के ऑक्सीजन से, मॉइस्चराइजर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इससे जो मेटल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कॉरिजन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लेसन नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आज एक्सरसाइज भी जो है वो खत्म हो चुका है। अब कल के वीडियो में हम लोग नए लेसन की शुरुआत करेंगे नए एनर्जी के साथ। और आज लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।